हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स के विषय में डिस्कस करेंगे और ये बनाना सीखेंगे कि सब्सिडरी बुक किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा और यदि एग्जाम में आएगा तो इससे आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकोगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले सब्सिडरी बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सिडरी बुक क्या है। सब्सिडरी बुक या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक, सब्सिडरी बुक भी से बोलकर चलते हैं या फिर इसे हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी बोल के चलते हैं। ठीक है, अब ये सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? ये सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सहायक होना या किसी का हेल्प करके चलना। ये किसका हेल्प करता है? सब्सिडरी बुक क्यों बनाया जाता है? सब्सिडरी बुक का अकाउंट में जरूरत क्यों पड़ता है? तो ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है। तो किसका हेल्प करके चलता है? ये जर्नल का हेल्प करके चलता है। तो जर्नल का हेल्प कैसे करता है? किस तरह से ये जर्नल का हेल्प करके चलता है? तो मान लीजिए कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजेक्शन भी जो होते हैं वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, कम संख्या में ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से जर्नल बना सकते हैं। जैसे कि परचेज का सिचुएशन क्या है, सेल्स का सिचुएशन क्या है, कैश का सिचुएशन क्या है, ये बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, तो उसको एंट्री करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इस असुविधा को, इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही हम लोग सब्सिडरी बुक बना के चलते हैं, जिससे कि जर्नल का बर्डन जो है वो बर्डन तो कम हो जाए। समझ में आ गया? यानी कि जर्नल का बर्डन को कम करने के लिए ही हम लोग सब्सिडरी बुक बना के चलते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी दिन अपने दो फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं कि आज रात का खाना या डिनर जो है वो मेरे घर में होगा। तो आप क्या करोगे? दो आदमी का अरेंजमेंट है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हो, अच्छा खाना खिला सकते हो। लेकिन वहीं जहाँ पर 200 आदमी को आपको इन्वाइट करना हो, तब उस समय आप क्या करोगे? तब तो उस तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप क्या करोगे? तब आप किसी का हेल्प लेके चलते हो। क्या अगर 200 आदमी अकेले में से ये काम तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो आदमी आता आपका हेल्प करके चलता है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहाँ जहाँ पर ज़्यादा संख्या में ट्रांजेक्शन होकर चलते हैं, तो वहाँ पर जर्नल को जो है सब्सिडरी बुक का हेल्प लेके चलना पड़ता है, जिससे कि जर्नल का बर्डन कम हो सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक के अंतर्गत ये 8 अकाउंट आते हैं। कितना आते हैं? 8 अकाउंट। पहला हो गया कैश बुक। कैश बुक भी सब्सिडरी अकाउंट। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश का बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए इसका एक इंडिविजुअली हम लोग बुक बना के चलते हैं, जिससे कि जर्नल का बर्डन कम हो सके। फिर उसके बाद परचेज बुक बना के चलते हैं। परचेज भी ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज का भी एक्स्ट्रा बुक बना लेंगे। उसके बाद परचेस रिटर्न, जब परचेस होगा तो परचेस रिटर्न भी होता है। उसके बाद सेल बुक बना लेंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद बिल्स पेबल, और लास्ट जो होता है इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोल के चलते हैं। ठीक है, ये 8 जो होता है, ये 8 सब्सिडरी बुक होता है। एक कैश बुक होता है, परचेस बुक होता है, परचेस रिटर्न होता है, सेल बुक होता है, सेल्स रिटर्न होता है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर होके चलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे क्या नहीं है। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि आज परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन ट्रांजेक्शन्स इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक किस तरह से बनाया जाता है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
परचेज बुक एक बना के चलेंगे। परचेज बुक, आज हम लोग परचेज बुक सीखेंगे। और दूसरा जो है वो परचेज रिटर्न बुक देखेंगे कि ये दोनों क्या है। ठीक है, पहले परचेज बुक के विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि परचेज बुक में किस तरह का एंट्री आएगा। तो परचेज बुक में क्या होता है कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है वही परचेज बुक के अंतर्गत आएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स, यानी जितना भी गुड्स को हम लोग उधार में खरीदेंगे उसी का एंट्री हम लोग को परचेज बुक में करके चलना पड़ता है। गुड्स का मतलब क्या हो गया कि गुड्स का मतलब बिजनेस डील, यानी कि बिजनेस जिससे डील करता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप एक फर्नीचर का दुकान आपका है, तो फर्नीचर का जो डील्स होता है यानी कि आपका मकसद जो होता है उसे बिक्री करने को होता है। यानी कोई भी सामान आप परचेज इसीलिए करके चलते हो ताकि उसको हम लोग बिक्री कर सकें, उसी को हम लोग गुड्स बोल के चलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर में जैसे मान लीजिए कि आपका जो चेयर है, टेबल्स है, तो आप लोग खरीदते किस लिए हो? इसलिए खरीदते हैं ताकि उसको हम लोग बिक्री कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके। लेकिन बाय द वे मान लो कि आप बिल्डिंग खरीद लेते हो, तो क्या ये बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग आपका गुड्स है? नहीं, वो आपका गुड्स नहीं है, वो आपका एसेट हो गया। क्योंकि जो बिल्डिंग आप परचेज किए हो वो सेल करने की इरादा से नहीं किए, बल्कि उसको लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए किए हो, तो वो गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो गुड्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो बिजनेस डील करके चलता है उसे ही हम लोग गुड्स करके चलते हैं। तो उस तरह का गुड्स में जो भी गुड्स जो क्रेडिट परचेज होकर चलेगा वही क्रेडिट परचेज को ही हम लोग परचेज बुक में लेके चलते हैं। और कैश परचेज होगा, कैश परचेज हम लोग लेके नहीं चलना, क्योंकि कैश परचेज जो भी होता है वो कैश बुक में चला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जब भी परचेज बुक हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ऑफ द गुड्स परचेज, यानी जो भी गुड्स हम लोग परचेज करेंगे उधार में उसी का एंट्री हम लोग को करके चलना पड़ेगा। जब भी परचेज बुक हम लोग बना के चलेंगे तो कौन कौन सी बातों को हम लोग को ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो परचेज बुक जब भी हम लोग बनाएंगे तो नंबर 1 ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि क्या करना है हम लोग को कि जब भी क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स को जब भी हम लोग उधार में परचेज करके चलेंगे उसी को हम लोग को परचेज बुक में लिख कर चलना है। ठीक है, और दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें हैं कि ट्रेड डिस्काउंट will be deducted and then GST will be added। ये 2-3 बातें हैं जिसको आपको जब भी परचेज बुक हम लोग बना के चलेंगे तो वो बातें हम लोग को ध्यान में रखना, वो पॉइंट को हम लोग को याद करके रखना। पहला क्या है कि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स को हम लोग उधार में परचेज करके चलेंगे तभी उसका परचेज बुक में एंट्री करके चलेंगे। और उसके बाद अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग माइनस करके चलेंगे। और उसके बाद जो जीएसटी है वो जीएसटी को हम लोग क्या करके चलना है? एड करके चलना पड़ता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कि परचेज बुक का फॉर्मेट किस तरह का होता है और परचेज रिटर्न का फॉर्मेट किस तरह से होता है। ये दोनों फॉर्मेट हम लोग देख के चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये लाइन दे दिए हम लोग, ये लाइन है और ये एक लाइन दे दिए। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पर फॉर्मेट दे देते हैं आपको। परचेज रिटर्न का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। परचेज रिटर्न का फॉर्मेट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया है कि हमेशा याद रखना है हम लोग को कि जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो स्केल के सहारे से हम लोग को लाइन ड्रॉ करके चलना है। हाथ से नहीं करना, हाथ से लाइन जो होता है वो मेरी तरफ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो स्केल के सहारे से ही लाइन ड्रॉ करके चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेट का कॉलम पहले हम लोग कर देते हैं परचेज बुक ऑफ दिस प्रोप्राइटर, यानी कि जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होगा उसी का नाम वहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक बड़ा सा कॉलम रखेंगे पार्टिकुलर, इसमें सारा डिटेल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस नंबर,
इनवॉइस नंबर हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई वाउचर इशू करते हैं तो उस वाउचर में एक नंबर दिया जाता है, उसी को हम लोग इनवॉइस नंबर बोलते चलते हैं। ठीक है, टेली में क्या होता है कि टेली में वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, या फिर उसमें मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, वो सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम लोग कोई भी इनवॉइस इशू करके चलते हैं या वाउचर इशू करके चलते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो नंबर होता है वही इनवॉइस नंबर कहलाता है। उसके बाद क्या है, LF लेजर फोलियो के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद डिटेल्स, यहाँ पर डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पर परचेजेस, कितना परचेज हुआ। उसके बाद इनपुट CGST, उसके बाद इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट IGST, इनपुट IGST, और उसके बाद टोटल अमाउंट। ये हम लोग लेके चलना है, यानी कि कितना कॉलम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जब भी हम लोग 25 बुक बना के चलेंगे तो उसमें कितना कॉलम लेके चलना है, उसमें हम लोग को 10 कॉलम लेके चलना पड़ता है। उसी तरह से 25 रिटर्न भी बुक बनाएंगे तो उसमें हम लोग को 10 कॉलम में लेके चलना पड़ता है। ठीक, सेम टू सेम डेट, पार्टिकुलर्स। इसमें एक चीज होता है कि जब भी हम लोग परचेस रिटर्न बना के चलेंगे, जब भी हम लोग परचेस रिटर्न बुक बना के चलेंगे तो इनवॉइस नंबर ना देखिए, यहाँ पर हम लोग को डेबिट नोट नंबर लिखना पड़ता है। डेबिट नोट नंबर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है प्रोड्यूस बाय द परचेसर, ये परचेसर के द्वारा बनाया जाता है। व्हेन गुड्स रिटर्न ऑन गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, यानी कि जब हम लोग को सामान जो उधार में खरीदे वो सामान जब रिटर्न आता है ड्यू टू डिफेक्टिव और एनी अदर रीजन, तब उस समय क्या करता है कि जो परचेसर होता है, जो सामान खरीदता है, वो क्या करता है, एक डेबिट नोट बना के चलता है, उसी को हम लोग डेबिट नोट बोल के चलते हैं। उसके बाद बाकी सब लेजर फोलियो LF, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद परचेस रिटर्न, इसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और उसके बाद टोटल अमाउंट। यही लेकर चलना, यही मतलब कि फॉर्मेट होता है आपका परचेस बुक का और परचेस रिटर्न का होता है। अब देखते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं, उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से इसमें पोस्टिंग किया जाता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसको हम लोग बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं कि परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन का एंट्री किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मैंने एक एंट्री किया, नीचे लिखा क्वेश्चन, रिपोर्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अशोक ट्रेडर्स कोलकाता। यानी अशोक ट्रेडर का बुक में हम लोग को थोड़ा कुछ ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग एंट्री करके चलना है, जो कि कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि जो परचेसर जो है वो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 2024 अप्रैल 1, इसमें CGST 9% है और SGST भी 9% के हिसाब से। ठीक है, अब क्या है, डेट क्या है, 2024 अप्रैल 1, परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर हाउस कोलकाता। यानी कि फर्नीचर हाउस कोलकाता से हम लोग सामान परचेज किए हैं, जो कि इनवॉइस नंबर दिया हुआ 501, यानी इनवॉइस नंबर जो है वो 501 नंबर दिया हुआ। तो हम लोग क्या क्या परचेज किए हैं, 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच, यानी कि 20 चेयर खरीदते हैं 50 से 500 रुपये ईच के हिसाब से, और 15 टेबल खरीदते हैं 400 ईच के हिसाब से, लेस 10% TD, यानी कि इसमें से हमको लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं फ्रॉम फर्नीचर हाउस कोलकाता, नाम लिखा हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी नाम लिखा हो तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो जो परचेस है वो क्रेडिट परचेस होकर चलता है। ठीक है, याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रेडिट परचेस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स जो उधार में खरीदे हैं उसी का एंट्री करके चलना है। गुड्स का मतलब समझ में आ गया? तो ठीक है, अब चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमको लिखना है ईयर 2024
अप्रैल 1। ठीक, ये लिखे। सबसे पहले लिखना है किससे माल खरीद रहे हैं हम लोग। फर्नीचर हाउस कोलकाता, फर्नीचर हाउस कोलकाता से हम लोग क्या किए हैं, माल खरीद के गए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्नीचर हाउस कोलकाता। इनवॉइस नंबर दे दीजिए 501। क्या क्या खरीदे हम लोग। 20 चेयर 500 ईच, 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। ठीक है, और क्या कर दें, टेबल कर दें। कितना टेबल, 15 टेबल्स एट द रेट ऑफ 400 ईच। तो कितना हो गया 400 ईच। 20 चेयर, ये सब डिटेल में हमको लेके चलना पर 20 चेयर्स और 500 ईच। तो 500 इंटू 20 चेयर कितना हो गया, 10,000। 10,000 हम लोग ये चेयर हो गया, चेयर का अमाउंट हो गया। और 15 इंटू 400, 15 चौके 60 और 2 को 0, 6,000, यानी 6,000 का टेबल हो गया। ठीक है, 10। उसके बाद वो क्या करके चलना है, यहाँ पर 16,000 हो गए। 16,000 हमको लिख देना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लेस करना है हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 10%। 10% मतलब 16,000 का 10% कितना होता है, 16,000 का 10%, 16,000 का 10% 1600। ये 1600 यहाँ पर हम लोग को माइनस करके चलना। ये कितना हो जाएगा, 14,400। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें जीएसटी हम लोग को ऐड करके चलना पड़ता है। तो जीएसटी कितना है, ऐड करेंगे इनपुट से जीएसटी 9%। इनपुट जो होता है वो परचेस में लगता है। परचेस, जब भी हम लोग कोई सामान परचेस करते हैं तो उसमें इनपुट लगता है। और आउटपुट कहाँ लगता है, जब हम लोग सेल करते हैं तो उस समय आउटपुट लगता है। परचेस में इनपुट, सेल में आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट से जीएसटी 9%, यानी 14,400 का 9% कितना होता है, 14,400 का 9%, 36, 3 9 3 12, 1,296 रुपया। और फिर ऐड कर देना इसमें इनपुट SGST 9%, 1,296 रुपये। इसके बाद इसको हम लोग को जोड़ के चलना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ परचेस जो है, परचेस में कितना था, ये अमाउंट 14,400 परचेस में लिखना है हम लोग को। 14,400 परचेस में इनपुट CGST 1,296, इनपुट SGST 1,296, और उसके बाद इनपुट IGST तो है नहीं। इनपुट IGST कहाँ लगता है, IGST मैंने बताया था कि द ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेट, यानी 2 डिफरेंट स्टेट के अंतर्गत अगर जहाँ ट्रांजेक्शन होकर चलता है वहाँ पर हम लोग क्या बोल के चलते हैं, उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोल के चलते हैं। और SGST CGST कहाँ लगता है कि द ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस विद इन द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट के अंतर्गत होता है। परचेसर और बायर जो होता है वो दोनों अगर सेम स्टेट से है तो वहाँ पर SGST और CGST लगता है। और IGST कहाँ लगता है कि द ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस डिफरेंट स्टेट, यानी 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में होता है। 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर होकर चलता है तो वहाँ पर IGST लगता है। और इनपुट ओनली परचेस में लगता है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, आउटपुट जो होगा वो सेल में लगता है। ठीक है, अब उसके बाद इसीलिए यहाँ पर जो कि ट्रांजेक्शन जो है सेम स्टेट में हुआ, ये भी बेचारा कोलकाता का और ये भी कोलकाता का ही है, तो इसीलिए इनपुट IGST मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना होता है, जोड़ लीजिए, 6 2 12, 12 के 2, 9 18, 19 के 9 मिलेगा 1, 4 2 6, 6 2 8, 8 के 8, 9, फिर उसके बाद 4 2 8 9 ठीक हो गया, 4 5 6 6 1, 16,992। यहाँ पर हो जाएगा 16,992। ठीक है, यहाँ पर एक अंडरलाइन दे देंगे हम लोग। उसके बाद क्या क्या हम लोग परचेस किए उससे, हम लोग क्या क्या परचेस किए उससे,
20 चेयर्स हम लोग परचेज किए, तो 20 चेयर्स 500 ईच के हिसाब से हुआ। फिर उसके बाद 50 टेबल्स 400 ईच के हिसाब से हुआ। टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड करके 16,000 गया। इस 16,000 में फिर हम लोग 10% डिस्काउंट वाला माइनस करके गए। माइनस करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है उसी पर फिर हम लोग को क्या करना है कि 9% इनपुट CGST और 9% इनपुट SGST निकाल के चलना। तो इतना हो गया। उसके बाद ये जो आया ये हम लोग ऐड करके ये मेरा परचेस हो गया। यहाँ पर क्या करना, परचेस का अमाउंट लिखना। परचेस मतलब ये 14,400 रुपये जो है वो 14,400 ये परचेस का अमाउंट है, ये लेके चलना। यहाँ पर मेरा इनपुट CGST कितना था 1296 रुपया, इनपुट SGST कितना था 1296 रुपये का, और टोटल मेरा कितना हो गया 11 ये जितना परचेस किए वो प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST, ये अमाउंट हो गया 16,992 रुपये। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि रिटर्न जब होगा तो उसका हम लोग एंट्री किस तरह से करके चलते। चलिए देखते हैं कि जो गुड्स हम लोग उधार में परचेस किए अगर उस गुड्स को हम लोग रिटर्न करते हैं तो उस समय उसका एंट्री क्या होकर चलता है। ये देखिए दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन है कि गुड्स रिटर्न टू फर्नीचर हाउस कोलकाता है। फर्नीचर हाउस कोलकाता से जो सामान हम लोग खरीदे थे उसको हम लोग रिटर्न किए थे। क्या रिटर्न किए हैं, 5 चेयर हम लोग रिटर्न करके गए। ठीक है, 5 चेयर ओनली रिटर्न किए हैं, यानी कि कुछ किसी भी वजह से वो डिफेक्टिव होने की वजह से हम लोग क्या किए उसको हम लोग रिटर्न करके गए। कुछ नहीं दिया हुआ कि कैसे समझ में आएगा, तो रेट ये समझ में आया कि रेट चेयर का रेट क्या था 500 के हिसाब से था, तो उससे हम लोग को लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर 25 रिटर्न हम लोग आएंगे, डेट लिखेंगे 2024 अप्रैल 3, सेम फर्नीचर हाउस कोलकाता। फर्नीचर हाउस कोलकाता अंडरलाइन क्या किए हैं, 5 चेयर्स रिटर्न किए हम लोग, 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। ठीक है, 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। कितना अमाउंट हो गया 2,500 इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, कितना हो गया 2,500। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेस ट्रेड डिस्काउंट जिस तरह से था सेम टू सेम वो करके चलना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 250, 2250 मेरा हो गया। उसके बाद फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे इनपुट CGST 9% और फिर ऐड करेंगे हम लोग इनपुट SGST 9%। तो 2250 का कितना होता है, 22 आपका हो गया 202 रुपया 50 पैसे, यानी कि 202 रुपया 50 पैसा, 202 रुपया 50 पैसे। परचेस में कितना होगा, परचेस रिटर्न में 2250, इनपुट में 202 रुपया 50 पैसा, यहाँ भी 202 रुपया 50 पैसा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,250 रुपया प्लस 202 यानी 404, 405 रुपया, 405 रुपया। तो कितना हो जा रहा, कितना हो गया 2,655 रुपये, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2,655 रुपये। ठीक है, ऐसे हम लोग को लेके चलना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं किसके खातों को किस तरह से हम लोग क्लोज करके चलते हैं। जैसे परचेस रिटर्न आपका है तो यहाँ पर खाता को क्लोज किया जाएगा, इस तरह से खाता को हम लोग क्लोज करके चलेंगे। इसमें तो कुछ नहीं है, इस तरह से खाता हम लोग क्लोज करके चलना है। तारीख जो होगा वो लास्ट तारीख होगा, यानी अप्रैल कितना तारीख होता है 30 तारीख होता है। क्योंकि क्या परचेस रिटर्न बुक है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न मेरा क्रेडिट होकर चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट लेके चलना पड़ता है। और ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर सिर्फ हमको ये अमाउंट लेके चलना है, यानी कितना एक्चुअल परचेस जो हुआ। ठीक है, और परचेस सॉरी कितना एक्चुअल मेरा परचेस रिटर्न होकर चला है। और मान लीजिए 2 होता तो 2250 रुपया प्लस कोई और होता 600 रुपया, तो 2250 प्लस 600 2850 रुपया यहाँ पर हम लोग लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा 2250 रुपया, यहाँ भी 2250 रुपया, यहाँ पर 202 रुपया 50 पैसा, यहाँ पर 202 रुपया 50 पैसा, यहाँ डैश, और यहाँ पर 2650 रुपया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग करके चलना है 2024 अप्रैल 30, यहाँ लिखना है हमको परचेस अकाउंट। ठीक है,
परचेस अकाउंट डेबिट होता है, ये डेबिट चलिए परचेस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें क्या अमाउंट आएगा 14,400, 14,400, 14,400, ये 1296, ये 1296, ये लीव और ये हो जाएगा 16,992। इसी तरह से बहुत सारा ट्रांजेक्शन, जितना भी परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा सब कुछ से हम लोग एंट्री करके चलेंगे। एंट्री करने के बाद लास्ट में हमको क्या करना है कि परचेस अकाउंट करके उस खाता को क्लोज करके चलना पड़ता है। यानी कि जैसे कि जो एक्चुअल परचेस, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो मेरा परचेस आया वो कि दूसरा भी अगर इस तरह से होता है तो उसको भी ऐड करके जो आता है ये टोटल में यहाँ पर आता है, प्लस जितना परचेस होता है वो, और उसके बाद जितना भी इनपुट जितना भी इनपुट CGST होता है वो, जितना भी इनपुट SGST होता है वो, और इनपुट IGST होता है वो, उसके बाद ही सबको जोड़ के जो आता है वो चीज़ होकर चलता है। उसके बाद ये जो परचेस अकाउंट डेबिट करके ये जाके परचेस अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाता है। परचेस अकाउंट हम लोग जानते हैं कि परचेस अकाउंट जब हम लोग लेक्चर बनाए थे तो उसमें परचेस अकाउंट भी बना के गए थे। क्वेश्चन में ये भी अराइजिंग होता है कि परचेस अकाउंट और परचेस बुक में डिफरेंट क्या होता है, क्या चीज़ है परचेस अकाउंट में, क्यों मतलब क्यों नहीं किया। देखिए परचेस को क्या होता है कि परचेस बुक और परचेस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है कि परचेस बुक में सिर्फ और सिर्फ लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लेके चलते हैं। जितना भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक वो परचेस बुक में लेके चलते हैं। बट परचेस अकाउंट में क्या होता है कि गुड्स पर कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस दोनों का एंट्री होकर चलता है। प्लस परचेस अकाउंट में क्या था कि परचेस अकाउंट जब हम लोग नार्थ लेजर जो क्रिएट कर रहे थे, परचेस अकाउंट जब नार्थ में क्या हो रहा था कि वो टी टाइप का सेव कर रहे थे, एक साइड डेबिट हो रहा था और एक साइड क्रेडिट हो रहा था। यानी कि लेफ्ट साइड में जो होता है वो डेबिट होता है और राइट साइड में जो था वो क्रेडिट होकर चलता है। यानी कि टू और बाय करके हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन परचेस अकाउंट में ऐसा कुछ भी ओके नहीं चलता, ठीक है। परचेस बुक का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो परचेस अकाउंट में चला जाता है, और परचेस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कहाँ जाता है, वो ट्रायल बैलेंस में चला जाता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।